नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है जीआईसी जीडीसी के लिए। उम्मीद है मुझे इसको सीरीज को कंटिन्यू करना भाई, छोड़ना मत। पीवाईक्यू इज बेस्ट। अगर चीज़ें, हाँ, एग्जाम में अगर दो कदम चीज़ों से आपको आगे रहना है खुद में, ये खुद की प्रिपरेशन से, तो ये पीवाईक्यूज को मत छोड़ना और इनके जो ऑप्शंस को मत छोड़ना। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार। ओके, चलो। और उसके बाद में 5 से कितने हैं? जीआईसी के 3 से 4 पेपर और बचे हैं और जीडीसी के कम से कम 8 से 9 पेपर हैं। 8 से 9 नहीं, मेरे ख्याल से 5 से 6 पेपर हैं जीडीसी के। उसको भी करके जाना है आपको, ठीक है? बाकी चीज़ें प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखते रहना है यार। प्लेलिस्ट में जीके टेस्ट सीरीज़ के नाम से, सोशियोलॉजी के नाम से सबकी टेस्ट सीरीज़ पड़ी हैं, ठीक है? और इतनी मेहनत से करता हूँ, तो भाई इसको शेयर भी कर दिया करो। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर पहला है अमल राज, जिसको हम एक रेजिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जस्ट अ सेकंड। पहला तो इसी में ना 2 क्वेश्चन निकल आएंगे आपके। इस बार ही पूछ लिया है कि अमल राज का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड पूछ लेगा कि अमल राज को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो अमल राज को एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। अब इसका सूत्र पूछ रहा है, क्या है? क्या होगा? HCl होगा प्लस SNO3 होगा, याद रखना है इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और हाइड्रोनाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है? इसको मैकेरोजिया भी क्यों बोलते हैं? जस्ट सेकंड। हाँ, क्यों बोलते हैं भाई? कि इसका ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। चाहे वो अभिकर्मक में ले लो, चाहे वो मेडिकल पर्पस के लिए ले लो, ठीक है? चाहे वो आपका जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके लिए ले लो। इसलिए क्या बोलते हैं इसको भाई? ये सबका अम्ल राज है, सबके अम्लों का राजा है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पिच ब्लेंड किसका मेन स्रोत है? किसका एस का है? यूरेनियम का है, मैग्नीशियम का है, थोरियम का है या फिर कैल्शियम का है? किसका है पिच ब्लेंड? किसका? यूरेनियम का। ओके, थोरियम का क्या है? थोरियम का क्या है? मोनाजाइट। मोनाजाइट। और इंडिया में कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है, ठीक है? केरला की धरती पर मिलता है, केरला की मिट्टी में मोनाजाइट सैंड जो है, ठीक है? चलो, याद रखना है केरला वाला। थोरियम का एस्क है क्या? मोनाजाइट। और यूरेनियम का क्या है? पिचब्लेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपको क्या करना है? इस साल की थीम देखनी है 2025 की, ठीक है? और कहाँ मनाया गया ये भी देखना है, और किसने और ऑर्गेनाइज किया है इसको, ये भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। पहले तो इसका आंसर देख लो और फिर ना मैं सारे के सारे क्वेश्चन नेम्स भी बताऊंगा। आंसर क्या होगा इसका? नागपट्टनम होगा, ठीक है? चलो, इसमें देखो 3 से 4 चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी आज। हाँ, गोवा में, हाँ, गुजरात में कोस्टल लाइन का नाम क्या है? काठियावाड़ और कच्छ। कच्छ प्लस काठियावाड़, ये क्या है? ये है इंडियन जो स्टेट्स हैं उसकी कोस्टल लाइन के अलग अलग नाम हैं, तो ये नाम पूछता है। अब पता नहीं ना कोरोमंडल कहाँ है, तो गुजरात में क्या नाम है कोस्टल लाइन का? कच्छ और काठियावाड़, ठीक है? उसके बाद में गुजरात से नीचे आओ तो क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र आएगा प्लस गोवा आएगा। इनकी कोस्टल लाइन को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण, कोंकण तट, ठीक है? अब महाराष्ट्र गोवा से आप नीचे आओ, ठीक है? तो कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटका प्लस केरल। तो कर्नाटका और केरल की कोस्ट लाइन को क्या बोलते हैं हम? मालाबार। मालाबार, ठीक है? अब इधर चलिए आप, ये तो पश्चिमी घाट के नाम हो, पश्चिमी तटों के नाम हो गए ना। अब पूर्वी तटों के नाम क्या होंगे? नीचे से चलो तो तमिलनाडु प्लस केरला, ठीक है? इसके तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। क्या नाम है? कोरोमंडल। उसके बाद में अब तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो क्या पाएंगे आप? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं? आंध्रा वाले आंध्रा ही बोलते हैं। और उड़ीसा, उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल, उत्कल।
ठीक है, क्या बोलते हैं, उत्कल बोलते हैं। ओके, तो याद रखना ये चीजें भाई। आपको 1 2 3 4 5 तटों के आपको नाम याद रखने हैं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में, चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में अवस्थित है? चित्रकूट कहाँ पड़ता है? एमपी में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और नाम क्या है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर। थोड़े से एमपी के और देख लो। एमपी में कौन कौन से पड़ते हैं? धुआंधार, धुआं, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार हो गया। उसके बाद में आपका, उसके बाद में धुआंधार, चंबल पर क्या है? चचाई, चचाई। उसके बाद में, जस्ट सेकंड, उसके बाद कपिल धारा, कपिल, कपिल धारा। उसके बाद में दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। ठीक है, मेन मेन बता रहा हूं मैं। उसके बाद में आपका हाँ, एक भेड़ा घाट नहीं होगा, हाँ भेड़ा घाट, एक भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। उसके बाद में पंचमढ़ी। ठीक है, तो धुआंधार, चचाई, कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, पंचमढ़ी, ये कहाँ है? ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? ये एमपी में मिलेंगे। ओके, चचाई जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? चंबल पर मिलेगा। कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये कहाँ मिलेगा आपको? नर्मदा पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वाटरफॉल्स प्लीज आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम के हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? ठीक है, पहले तो समझ लो क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? 6वां। केन्या में, चिली में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में? आंसर क्या होगा इसका? अटलांटिक महासागर। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो क्या होता है। देखो, हाँ, ग्रीनविच यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, या फिर क्या बोलते हैं इसको? जीएमटी। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर क्या बोलते हैं? जीएमटी। पहली बात तो एक ही शब्द है, प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, अब ये क्या करता है? जीएमटी क्या करता है? पूरे संसार को, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ये क्या है? पूर्वी ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, और ये क्या है? वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, जीएमटी, जी, ये जीरो। तो जीएमटी क्या करता है? पूरे विश्व को दो भागों में बांट देता है, पूर्वी हेमिस्फीयर और पश्चिमी हेमिस्फीयर। और कौन, और ऐसा पॉइंट लेता है जहाँ जीरो हो। और जीरो कहाँ पर? ये कहाँ है? हाँ, ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ? लंदन में। और कौन सी जगह है लंदन में? कौन सी जगह है? ग्रीनविच मीन, हाँ ग्रीनविच, वेधशाला है। ईस्वी के नाम पर रख दिया है कि भाई ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, एक वेधशाला का नाम है ग्रीनविच, और ये कहाँ पड़ता है? जीरो, 0 डिग्री है वहां पर। ठीक है, वहां से यहाँ तक चीजें समझ आई आपको? ठीक है ना? ओके, उसके बाद में ये किन किन देशों से होकर गुजरता है? अब आपको ये क्वेश्चन अब भी याद रखना कि जीएमटी 8 देशों से होकर गुजरता है। जीएमटी 8 देशों से होकर गुजरता है। तो आप इसकी ना ट्रिक याद रखना है। ट्रिक तो क्या ही याद रखेंगे, मैं पहले देश का नाम बता देता हूँ। यूके, यूके। उसके बाद में आपका फ्रांस। यूरोप से 3 देश हैं, यूके, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, यूरोप से कितने देश हैं? 3 देश हैं। देन अब अफ्रीका से आ जाओ। अफ्रीका में कितने देश हैं? अफ्रीका में 5 देश हैं। यूरोप से 3 देश हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 देश हैं। अफ्रीका से क्या है? अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद माली,
उसके बाद में आपका बुर्किना फासो, उसके बाद में आपका टोगो प्लस घाना। तो ट्रिक आप याद रख सकते हैं इसकी। हाँ, BSM कुछ भी बना लेना एक्रोनिम, मेरा आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे बना लेना BSM, हाँ, फैट प्लस UK एंड घाना, ठीक है। ये ट्रिक बना लेना इसकी आप, एक्रोनिम कुछ भी बना लो। ट्रिक देखो, B से क्या होगा आपका, क्या होगा, बुर्किना फासो, ठीक है। S से स्पेन, M से ओके माली, और F से फ्रांस, A से, T से टोगो, ठीक है, और UK और घाना। 8 देश है, प्लीज याद रखना आप। समझ आया? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीनविच या फिर भूमध्य रेखा कहाँ काटती है? अटलांटिक महासागर में काटती है। ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन एक ही शब्द है। ये क्या है? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच वेधशाला, वहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। वहाँ से पूरे संसार को बांटा गया है, ईस्ट हेमिस्फीयर में और दक्षिणी वेस्ट में। गलती से भी मत कर देना कि उत्तरी हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर में बांटता है, GMT नहीं। GMT कहाँ बांटता है? उत्तरी और पश्चिमी हेमिस्फीयर में, ओके। 8 देशों से होकर गुजरती है, और यूरोप के 3 देश हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 5 देश हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि यूरोप के कितने देशों से होकर गुजरती है, या फिर ये पूछ लेगा एशिया महाद्वीप से कितने देशों से होकर गुजरती है। गलती से मत कर देना, एशिया महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का इकाई नहीं है? कौन नहीं है? पार्सेक है, या फिर प्रकाश वर्ष है, या फिर नॉटिकल मील है, या फिर वर्ग मील है? बताओ कौन है? दूरी की इकाई नहीं है, तो ये वर्ग मील नहीं है, प्रकाश वर्ष भी है, पार्सेक भी है, नॉटिकल मील भी है, ठीक है। मैं इसमें से एक चीज याद रखना, जो नॉटिकल मील है ना, ये किसका मात्रक है? समुद्री दूरी का। किसका? समुद्री दूरी का, ठीक है, समुद्री दूरी का। भाई जब जहाज चलते हैं ना, तो वो नॉटिकल माइल में अपना मापते हैं, ये ध्यान रखना प्लीज आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, च्वार, कोल, रामोसी, भगेरा, और कौन कौन से एरिया में है? पश्चिमी घाट में है, ओखा में है, मिदनापुर में, छोटा नागपुर में, आपको ये बताना है। चलो, तो च्वार कहाँ हुआ है? च्वार हुआ है आपका मिदनापुर में। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। मे भी ये हुआ है 1766 में, और 1809 तक चला, ठीक है। उसके बाद में आपका कोल, कोल कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो आपके ट्राइबल अपराइजिंग है ना, जनजातीय आंदोलन है, ये रिपीटेड आते ही आते हैं इनमें से क्वेश्चन। छोटा नागपुर, और ये कब हुआ छोटा नागपुर वाला? 1800, प्लीज आप इसको याद रखना, 1831 के करीब हुआ है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे लीडरशिप कौन था? देखो, कोल विद्रोह में लीडरशिप कौन था? बुद्धू भगत। कौन था? बुद्धू भगत, ओके। उसके बाद में रामोशी, रामोशी कहाँ हुआ है आपका? पश्चिमी घाट में। रामोशी हुआ है आपका पश्चिमी घाट में, ठीक। उसके बाद में क्या बचा? भगेरा। ये कहाँ है? ओखा। भगेरा कहाँ है? ओखा, ठीक है। शायद ये गुजरात में पड़ता है ओखा आपका। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगा आपका? जो रामेश्वरी हुआ है, ये महाराष्ट्र के आसपास हुआ है। तो अब कोल का प्लीज याद रखना, बुद्धू भगत था इसका लीडर कौन था? बुद्धू भगत था। रामोसी वाला याद रखिएगा आप, ये कहाँ है? पश्चिमी घाट MP में हुआ है, ठीक है। चलो, और हाँ, रामोसी के भी लिख लो आप, लीडर कौन है? चित्तूर के, क्या नाम है? चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह। चलो क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942, हाँ 1942 बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों ने? 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो हार, ऑपरेशन
0R चला गया और सब नेताओं को क्या कर लिया गया, धर पकड़ लिया गया, गांधी हो चाहे फिर जवाहरलाल नेहरू हो चाहे फिर सारे के सारे नेता। और इसी में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा दिया, करो या मरो। जबकि गांधी जी क्या थे, गांधी जी तो भाई अहिंसा के पुजारी थे। अरे एक सेकंड, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया, जब गांधी जी कहते थे कि भाई हिंसा नहीं करनी है। जबकि इसी एक तभी तो पूछते हैं स्लोगन एग्जाम में, इसीलिए पूछते हैं कि गांधी जी कहते थे कि नहीं हिंसा नहीं करनी, जब गांधी जी इसमें कह रहे हैं कि भाई करो या मरो, हिंसा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है ना। समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 10, किस उर्वरक में नाइट्रोजन अमाइड किस रूप में रहता है? यूरिया के रूप में, अमोनिया क्लोराइड, भाई यूरिया के रूप में। एक खेतों की बात कर रहा है, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, पूछे जाते एग्जाम में, एनपीके का अनुपात कितना रहता है? एनपीके कितना अनुपात रहता है? 4:2:1। एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ओके। 4:2। अरे जो गांव में जो खाद होता है, जो हम यूरिया कट्टा लाते हैं, डीएपी कट्टा लाते हैं, उसमें अनुपात पूछता है कितना अनुपात रहता है, ठीक है। हमें खेतों में कितना खाद देना चाहिए? 4:2 के अनुपात में, 1 के अनुपात में देना चाहिए। यूरिया अगर 4 है तो फास्फोरस 2 होगा, पोटेशियम 1 होना चाहिए। हम क्या करते हैं किसान भाई, पता है क्या करते हैं? 4 की अनुपात की जगह तो 8 का अनुपात रखते हैं, पोटेशियम का रखते हैं कि भाई 2-3 का अनुपात रख लें, ज़्यादा करते हैं, इसीलिए ज़्यादा नहीं देना चाहिए यार खेतों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कैल्शियम होगा। ये क्या है? ये बृहद है। तो देखो दोनों लिख लो आप, मैं दोनों लिखा देता हूँ। तो सूक्ष्म पोषक तत्व और एक, ठीक है, एक क्या है? बृहद, माइक्रो और मैक्रो, याद रख लेना काम के हैं। तो मैक्रो में क्या आएगा? बृहद में क्या आएगा भाई? नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा आपका, फास्फोरस आ जाएगा आपका, ठीक है। नाइट्रोजन एन कर लो, फास्फोरस पी कर लो। उसके बाद में आपका कैल्शियम तो है ही, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीज और मैग्नीशियम से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं तो, ठीक है। मैग्नीशियम का है Mg है। उसके बाद में आपका सल्फर। अब सूक्ष्म में क्या आएगा आपका? लोहा, आयरन आ गया। मैग्नीज, अरे यार मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, ठीक। बोरोन और आपका जिंक, ओके। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट को याद रखना भाई, काम के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की कितनी सहमति? देखो अविश्वास प्रस्ताव जब पास करा जाता है, अगर ये पारित हो जाता है ना तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। इसको प्रस्तुत करने के लिए कितने एमपीस की आवश्यकता होती है? तो 50 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहित के बाद पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती थे, ठीक है। और फेमस केस याद करो, ठीक है। कौन सा? 1973 वाला, क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है पॉलिटी वाली क्लास में। क्वेश्चन उसी से तो तय किया गया था कि मूल अधिकारों में क्या संशोधन एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्णता नहीं है, किया तो जा सकता है लेकिन BSD बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर है 14 में, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विकसित कहाँ किया गया है? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फिर घुमा फिरा के पूछ लिया है, ठीक है। कौन सा है? देखो मोस्टली लोग जानेंगे भाई राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ? 1857 का विद्रोह नहीं, ये कह रहा है कि जन संगठित, ऑर्गेनाइज्ड में और पहली बार लीगली में, ठीक है। तो संगठित रूप से आंदोलन क्या होते हैं? संगठित होते हैं, लेकिन वो
कुछ दिनों में अस्थायी होता है, एक जन आंदोलन होता है। और जब राष्ट्रीय आंदोलन जन संगठित बोल रहा है वो, तो वो लंबे समय तक चलता है। और ये क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1885 में हुई है। किसने करी, ये हुई उनके टाइम पे हुए। और लॉर्ड डफरिन कौन था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल था, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो आंसर क्या होगा उसका, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को बोल रहा है जन संगठित आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज प्रणाली क्या है, स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। बताओ क्या है, पंचायती राज प्रणाली क्या है, बताओ क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सब जानते हैं कब आया 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1992, ठीक है। इससे ग्राम पंचायतों को संवैधानिक बनाया गया, ठीक है। कितने विषय थे, 29 विषय, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची पार्ट 9 जोड़ा गया ग्रामीणों के लिए। उसी प्रकार शहरों के लिए कितनी विषय थी, शहरों के लिए 12वीं अनुसूची 18 विषय, पार्ट 9A, याद आ रहा है ना आपको। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये था 73 और वो 74, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर, अब इस पे पंचायती राज प्रणाली पे ये पूछ लेगा, अगर करंट में कैसे पूछ लेगा, करंट वाला देख लेना, करंट में ये पूछ लेगा कि पंचायती राज प्रणाली सबसे बेहतर कौन से स्टेट ने परफॉर्म करा है ना। तो रिपोर्ट पढ़नी है आपको, पंचायती राज निकालता है रिपोर्ट, और नीति आयोग भी निकालता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आर्टिकल 300A कब जोड़ा गया, और आर्टिकल 300A क्या है। देखो आर्टिकल 300A क्या है, हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन क्या कर दिया गया, 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से क्या कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कानून संपत्ति का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, अब क्या है, सॉरी मूल अधिकार नहीं है, अब क्या है, अब कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक अधिकार है, क्या नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार से वो निकाल दिया है वहां से, बस इतना कर दिया है ना। तो और कौन से आर्टिकल के, कौन से संविधान संशोधन से किया, 44वें संविधान संशोधन से। और इसके लिए एक नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल 300A, ठीक है। पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा, समझ आई बात। तो ये थी छोटी सी वीडियो, बहुत काम की है, PDF में ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बने रहिए, हैव अ गुड डे, जय हिंद।